इस यूनिट है रिलेटिविटी। इसका चैप्टर फर्स्ट जो है मैंने डिवाइड किया है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी इसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ेंगे। और इसमें टॉपिक्स क्या होंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है पहले ये समझेंगे, इसके टाइप्स कितने होते हैं विथ एग्जांपल। फिर हम पढ़ेंगे कि इसमें देखिए दो और टॉपिक्स आएंगे आपके पास, एक होगा इनर्शियल और दूसरा होगा नॉन इनर्शियल। इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पहला टॉपिक होगा इनर्शियल, दूसरा होगा नॉन इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम एक ब्रॉड टॉपिक पढ़ेंगे जो कि यूनिट फर्स्ट का मेन टॉपिक्स होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्म। इस यूनिट का या कह लीजिए कि पूरे रिलेटिविटी में एक इम्पॉर्टेंट, वैसे तो 2-3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते एग्जाम में, लेकिन उनमें से एक ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी कह सकते हैं आप पहले चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्म। हमें पढ़ना यही है। इसको पढ़ने से पहले हम इसके बेसिस को क्लियर करेंगे, इस इनर्शियल नॉन इनर्शियल। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही हम लोग पढ़ेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्म, और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पढ़ेंगे, जो कि सिलेबस में नहीं बता दे रहा हूँ मैं, योगा फिक्सियस फोर्स के बारे में। फिक्सेशन फोर्स, फिक्सेशन फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एक मिनट, तो फर्स्ट यूनिट में रिलेटिविटी नाम है, चैप्टर फर्स्ट क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कितने पढ़ेंगे हम, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ेंगे। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में या कह लीजिए इस पूरे चैप्टर का या इस यूनिट का एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्म। इस पर हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा, ठीक है। तो इसको समझने के लिए पहले इन सबको पढ़ना जरूरी है, बेसिक्स हैं, छोटे छोटे हैं, इसको पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक्स लेते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है, ये हमारा पहला टॉपिक होगा। तो स्टूडेंट, वी ऑल नो दैट मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव। मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव। मोशन जो होता है वो हमेशा रिलेटिव होता है। कैसे आप समझ सकते हैं, जैसे मोशन की डेफिनेशन अगर मैं समझाऊँ आप लोगों को, तो जैसे ये कोई पर्सन है, ये अभी किसी टाइम पे पोजीशन यहाँ पे मान लेते हैं 2,3 पे है, ये क्वाड्रेंट एक्सिस बनाते हैं, ठीक। अब कुछ टाइम बाद ये पर्सन चला गया यहाँ पे, इसका पोजीशन आ गया मानते हैं 5-7 आ गया। अब यह पर्सन यहाँ तक चला गया, यानी मूव कर गया। ये मूव कर गया, ये ऑब्जर्व कौन करेगा, कोई ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर का होना बहुत जरूरी है मोशन के लिए। मोशन आप तभी बता सकते हैं अगर मान लीजिए कोई ना हो इसको देखने के लिए, इसको ऑब्जर्व करने के लिए, इसकी एक्टिविटी को ऑब्जर्व करने के लिए, इसके मोशन को या मूवमेंट को ऑब्जर्व करने के लिए अगर कोई ऑब्जर्वर ना हो, तो यह मूव करके यहाँ चला जाएगा, ये कौन बताएगा ये मोशन में है कि नहीं, ये कौन बताएगा, खुद तो बता नहीं सकता। तो यानी कि इसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए एक पॉइंट हम लोग बताते हैं जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं, और इसी ओरिजिन को इस टॉपिक में हम बोलेंगे रिफरेंस पॉइंट। रिफरेंस पॉइंट, यह पर्सन अपनी पोजीशन को टाइम के साथ चेंज कर रहा है। पर्सन जो है अपनी पोजीशन को टाइम के साथ चेंज कर दिया, इसको ऑब्जर्व कौन कर रहा है, एक ऑब्जर्वर। वो ऑब्जर्वर कहाँ पे है, एक पॉइंट पे। उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट। तो किसी भी अगर ये ऑब्जर्वर इसकी मूवमेंट को या इसकी एक्टिविटी को ऑब्जर्व ना करे, तो ये यहाँ से यहाँ गया कैसे पता चलेगा, किसी को नहीं पता चलेगा कि ये यहाँ से यहाँ चला गया जब तक वो ऑब्जर्व न करे। यानी कि मोशन के लिए आपके पास एक ऑब्जर्वर या तो रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। यानी एक पॉइंट अगर मूव कर रहा है, एक पॉइंट अगर एक्टिविटी कर रहा है, तो उसके एक्टिविटी को ऑब्जर्व करने के लिए एक दूसरा पॉइंट होना अनिवार्य है, जहाँ से ऑब्जर्वर क्या करता है, सेकेंड पॉइंट की एक्टिविटी को ऑब्जर्व करता है। उसे हम कहते क्या है, रेफरेंस पॉइंट।
तो यानी कि अब ये यहाँ से यहाँ डिस्प्लेड हो चुका है, ये ऑब्जर्वर यानी रेफरेंस पॉइंट से हम देख के बता सकते हैं, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट एक फिक्स्ड पॉइंट होता है। अगर यही रेफरेंस पॉइंट इस पॉइंट के साथ ही मूव करना स्टार्ट कर दे, तब न तो यह इसको बता पाएगा कि यह मोशन में है, और ना ही ये इसको बता पाएगा कि मोशन में है। यानी ये दोनों अगर सेम वेलोसिटी से मूव कर जाए तो ये दोनों एक दूसरे को देख के नहीं बता सकते कि कौन मोशन में है। तब उसके लिए एक तीसरा पॉइंट चाहिए। वो तीसरा पॉइंट क्या होना चाहिए, इन दोनों की स्पीड से या उसकी स्पीड कम हो, या तो फिर वो रेस्ट में हो। तो वो तीसरा पॉइंट, अगर वो तीसरा भी इन दोनों की स्पीड के साथ मूव करे, तो अब तीनों आपस में देख के नहीं बता सकते एक दूसरे को कि वो मोशन में। आप एग्जाम्पल जैसे समझ सकते हैं कि दो पटरियों पे ट्रेन जा रही है एक ही डायरेक्शन में और सेम वेलोसिटी से, तो इसके विंडो से एक पर्सन इसमें देख रहा है, इसके विंडो से पर्सन एक इसमें देख रहा है, तो क्या ये दोनों एक दूसरे को देख के बता सकते हैं कि मोशन में कौन है? नहीं, बिल्कुल नहीं बता सकते। अगर इसी पर्सन में से किसी एक रेलगाड़ी की वेलोसिटी, ट्रेन की वेलोसिटी कम हो जाए, एक की ज्यादा हो जाए, तब क्या होगा कि ये दोनों एक दूसरे को देख के बता सकते हैं नहीं हम मोशन में हैं। तो यही बात है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या पॉइंट मूव कर रहा है तो उस पॉइंट के मोशन को, मूवमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट का होना बहुत जरूरी है। रेफरेंस पॉइंट का, उस रेफरेंस पॉइंट पे कौन होता है? ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्व करता है सेकंड पॉइंट की एक्टिविटी को। तो हम कहते हैं कि यह ऑब्जेक्ट मोशन में, ये ऑब्जेक्ट मोशन में कब कहा जाएगा? जब इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के साथ रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में चेंज हो। ये पोजीशन तो चेंज कर रहा भैया, किसके रेस्पेक्ट में चेंज कर रहा, कहां से चेंज कर रहा, कैसे पता कि चेंज कर रहा, मैं मान लू यही भी ये पहले से ही है, तो क्या कहेंगे कि इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हुआ है विथ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड पॉइंट विच इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो टाइम के साथ, और पोजीशन चेंज हो तो किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो? एक दूसरा पॉइंट होना जरूरी है, जिसे हम क्या बोलेंगे? रेफरेंस पॉइंट। तो किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन जब चेंज होता है विथ टाइम विथ रेस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट, दैट इज कॉल्ड मोशन। मोशन की डेफिनेशन क्या हो गई कि अगर कोई भी वस्तु अपने स्थिति में परिवर्तन करता है समय के साथ एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष, तो कहा जाएगा वस्तु मोशन में है। An object is said to be in motion when the object changes its position with time with respect to a fixed reference point is called motion of the object। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप मोशन में तब कहेंगे जब वह ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को टाइम के साथ किसी रेफरेंस पॉइंट से चेंज करे, तो कहा जाएगा कि ऑब्जेक्ट मोशन में है। इतना क्लियर होगा। यानी कि इस ऑब्जेक्ट यानी इस पॉइंट का जो एक्टिविटी है वह इस पॉइंट का रेस्पेक्ट में देख रहे हैं हम लोग। यानी कि अगर यह न रहे तो इसका कोई महत्व तो नहीं रहेगा। यानी कि ये रेफरेंस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कुछ ना कुछ रिलेटिव है, यानी रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से। यानी इसलिए कहा जाता है कि मोशन ऑलवेज रिलेटिव। मोशन क्या होता है? हमेशा रिलेटिव होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब देखिए कि यह जो सिस्टम है, यानी यह पॉइंट जो मूव कर रहा है और यह रेफरेंस पॉइंट मूव कर रहा है, इन दोनों पॉइंट को मिला के जो सिस्टम बनता है दैट इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक तरीके का फ्रेम बन रहा है, यहाँ पे फ्रेम फॉर्म कर रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन क्या होगी? जैसे मेरा जो सेकंड एग्जांपल था कि अगर इस पॉइंट, यह पॉइंट यहाँ तक मूव कर रहा है, अगर यह पॉइंट न हो, अगर कोई दूसरा मान ले तो ये भी पॉइंट है जिससे हम इसके मोशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो यह पॉइंट यहाँ से यहाँ अपनी पोजीशन को चेंज किया विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, तब हम कहेंगे कि यह ऑब्जेक्ट क्या है? मोशन में। अगर मैं मानूं कि यह भी मोशन में हो जाए इसी के साथ सेम वेलोसिटी से, तो यह पॉइंट इसको देख के नहीं बता सकता कि यह मोशन है, और यह इसको देख के नहीं बता सकता कि मोशन है। तो यानी कि अगर दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करे एक डायरेक्शन में, तो हम नहीं बता सकते कि मोशन में है कि नहीं है। इस पॉइंट पे खड़े होकर इसको नहीं बता सकते मोशन में, इस पॉइंट पे खड़े होकर इसको नहीं बता सकते मोशन। तो यानी कि एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं, यह रिलेटिव है, और इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर ये दोनों के मोशन को हम नहीं बता पा रहे हैं तो इसके मोशन को कौन बताएगा? एक तीसरा पॉइंट। तब एक तीसरा पॉइंट होगा जो कि रेस्ट में होगा, तब वह देखेगा इन दोनों को, तो बताएगा कि नहीं ये इतनी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो वो ऑब्जर्व करके बताएगा। तीसरा पॉइंट, यानी अभी ये पॉइंट था, अब ये भी पॉइंट मूव करेगा तो तीसरा पॉइंट, अगर तीसरा पॉइंट भी इन दोनों के साथ मूव करे तो कोई चौथा पॉइंट होगा, अगर वो भी मूव करे तो ऐसे ही। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की एक्टिविटी या मूवमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए एक सेट की जरूरत पड़ती है। किस सेट की जरूरत पड़ती है? सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस विथ रेफरेंस पॉइंट।
किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को या एक्टिविटी को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट होना जरूरी है विथ अ रेफरेंस पॉइंट। ठीक, कोऑर्डिनेट एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हो गया, और भी अगर ये दोनों मूव करे तो दूसरा तीसरा पॉइंट चाहिए, उसका भी कोऑर्डिनेट होगा उसके रेस्पेक्ट में, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सिस की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या मोशन के डिस्क्राइब करने के लिए। तो यहाँ से आपके पास डिफिनीशन निकल गया आया फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज द सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस विथ अ रेफरेंस पॉइंट विच इज डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और मोमेंट। किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सिस विथ रेफरेंस पॉइंट की आवश्यकता होती है, उसी को हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट सिस्टम विच डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एनी मूविंग पार्टिकल विथ रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दैट सिस्टम which describe the motion or movement of any particle with reference point is called frame of reference। या कर सकते हैं that system of coordinate axis with reference point which is describe the motion of any object। किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए एक कोऑर्डिनेट एक्सिस के सेट की जरूरत पड़ती है विथ रेफरेंस पॉइंट, उसी को हम लोग क्या कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, और टाइप्स में आते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस, सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट। बहुत बेसिक से समझेंगे, एकदम जीरो लेवल से, एकदम जीरो लेवल से समझेंगे। जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी रिलेटिविटी को बहुत आसानी से समझेगा। देखिए ये जो पेपर फर्स्ट है बहुत हार्ड है और बहुत लेंथी है, इसमें कॉन्सेप्ट का होना बहुत जरूरी है। अब बहुत ही ध्यान से समझिएगा, और मैं बहुत कोशिश करूँगा बहुत बेसिक से समझाऊँ 11th-12th के लेवल से, ठीक है। तो आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा, ये नहीं कि बहुत स्लो चलना है, आराम से 10 दिन में यह रिलेटिविटी खत्म हो जाएगा। सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस विथ रेफरेंस पॉइंट क्या कहलाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार के, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, तो अब देखिए यहाँ पे हम फ्रेम किसको बोल रहे थे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जब मोशन में कोई ऑब्जेक्ट था, मोशन में कोई ऑब्जेक्ट था तो उसकी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए एक्सिस की जरूरत पड़ती थी, उसी को हम पूरा मिला क्या बोलते थे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी मोशन की बात हो रही है। अब जब मोशन की बात होती है तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तो लगता ही है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगेगा। जब मोशन हो रहा है तो मोशन में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगता है। अगर पार्टिकल मूव कर रहा है, यानी कि रेफरेंस सिस्टम में अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अप्लीकेबल हो तो हम उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या बोलते हैं, इनर्शियल। यानी दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ होल्ड, उसे हम क्या बोलेंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस दोज इन विच फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ होल्ड, किसका, न्यूटन का, इन विच न्यूटन्स फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ होल्ड इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो वह फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन का फर्स्ट और सेकेंड लॉ, जिसे रियल लॉ बोलते हैं, अगर वह अप्लीकेबल होता है उस फ्रेम के लिए तो वह फ्रेम कहलाएगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होने का मतलब न्यूटन्स फर्स्ट और सेकेंड लॉ अप्लीकेबल होना चाहिए सिस्टम के लिए। अगर सिस्टम में न्यूटन का फर्स्ट और सेकेंड लॉ अप्लीकेबल होता है तो आपको मालूम है कि फर्स्ट लॉ क्या होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी कि इसमें लॉ ऑफ इनर्शिया अप्लीकेबल, और दूसरा लॉ ऑफ फोर्स, F = ma, ये दोनों अप्लीकेबल होना चाहिए।
अब देखिए जब लॉ ऑफ इनर्शिया लगेगा, एप्लीकेबल होगा जिस फ्रेम के लिए, तो कहने वाला लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स जीरो होता है। कब? अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर मोशन में तो मोशन में ही रहेगा। कब तक रहता है? जब तक उस पर लगाया गया नेट फोर्स क्या हो? जीरो हो। यानी कि फोर्स की बात आ रही है, यानी कि नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। किस सिस्टम के लिए? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिस्टम के लिए नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। नेट फोर्स एफ इक्वल टू जीरो होगा इस सिस्टम के लिए। फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? d2r dt टू डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर विथ टाइम क्या होता है? जीरो हो गया यहाँ पे, इंटू यम, मास इंटू ये क्या है? एक्सेलरेशन। अब देखिए यह क्या है दर्शाता है कि यम डज नॉट इक्वल टू जीरो। यम तो जीरो नहीं हो सकता पार्टी के लिए, तो उसका अपना कुछ मास होगा। हाँ, तो जब ये जीरो नहीं है तो ये जीरो होगा, ताकि गुणा करने पे जीरो रिजल्ट मिले। तो इसका मतलब कि d2r dt2 इक्वल टू जीरो। और ये क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या हो गया? जीरो हो गया। एक्सेलरेशन जीरो हो गया। यानी अब ध्यान रहे कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए सिस्टम का एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। ये बातें ध्यान रहे। यानी कि जब एक्सेलरेशन जीरो हो गया इस प्रकार के सिस्टम को, तो इसे हम एक और नाम से जानते हैं, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, यानी एक्सेलरेशन नहीं है। इसे क्या बोलेंगे? नॉन एक्सेलरेटेड। क्या बोलेंगे? नॉन एक्सेलरेटेड, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलेंगे इसको? नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो। तो इस फ्रेम के लिए एक्सेलरेशन जीरो होता है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम, अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे? तो आप उस मोशन का एग्जाम्पल रख सकते हैं, उस सिस्टम का एग्जाम्पल रख सकते हैं जिसका एक्सेलरेशन क्या हो? जीरो हो। यानी कि ऐसा सिस्टम जिसमें नेट फोर्स जीरो हो या जिसमें एक्सेलरेशन न हो, उस प्रकार के सिस्टम का जो फ्रेम होता है उसको बोलते हैं इनर्शियल। एग्जाम्पल में देखा जाए तो जितने भी हैवी मैसिव बॉडी होते हैं, एग्जाम्पल, जितने भी हैवी मैसिव बॉडी होते हैं, मतलब जिनका मास बहुत ज़्यादा हो, लाइक सन, जैसे सन हो गया, स्टार हो गए, गैलेक्सी हो गई अपनी मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी। अपना मिल्की वे गैलेक्सी क्या है? एग्जाम्पल है किसका? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। सन भी क्या है? एग्जाम्पल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। स्टार्स भी क्या है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एग्जाम्पल है। तो ये सब क्या हो गए? एग्जाम्पल हो गए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के। जितने भी मैसिव ऑब्जेक्ट होते हैं सभी क्या होते हैं? इनर्शियल फ्रेम होते हैं। अगर परफेक्टली इनर्शियल बोला जाए तो कोई भी मोशन या कोई भी बॉडी परफेक्टली इनर्शियल नहीं होता। ये सब क्या है? लगभग में इनर्शियल है, परफेक्टली नहीं लेकिन है, इसे हम इनर्शियल बोलते हैं। अब बात आती है कि क्या अर्थ भी इनर्शियल है? तो इनर्शियल नहीं बोलते हम लोग अर्थ को, क्योंकि अर्थ जो होता है वह सन के अराउंड ऑर्बिटल मोशन करता है और एक्सेलरेट भी करता है। उसका एक्सेलरेशन होता है 2.5 मीटर पर सेकेंड। और साथ में अर्थ क्या करता है? अपनी एक्सिस के अबाउट भी क्या करता है? रोटेट करता है, और उसका एक्सेलरेशन होता है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे अर्थ क्या करता है? एक्सेलरेट करता है। तो जब अर्थ एक्सेलरेट करता है तो अर्थ से रिलेटेड जो फ्रेम होता है वह नॉन इनर्शियल में आएगा, ये इनर्शियल नहीं होता। तो अर्थ अगर एग्जांपल में आपको दिया ऑप्शनल में कि अर्थ क्या इनर्शियल है, तो आप अर्थ को इनर्शियल नहीं मानेंगे। हम लोग इनर्शियल किसको मानेंगे? मैसिव बॉडी को, यानी सन, स्टार, गैलेक्सी एक्सेट्रा। और भी एग्जाम्पल है। ये होगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है फिर समझेंगे, जिसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन होल्ड कौन? फर्स्ट और सेकंड को रियल लॉ ऑफ मोशन भी बोलते हैं, उसमें सभी इंक्लूड है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसे रियल बोलते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों लॉ होल्ड हो तो उसको बोलते हैं क्या? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल होता है तो उस सिस्टम के लिए नेट फोर्स यानी सेकंड लॉ लगेगा, यानी कि फर्स्ट लॉ भी लगेगा। फर्स्ट लॉ बोलता है कि फोर्स जीरो होना चाहिए, तो फोर्स इक्वल टू जीरो। जब फोर्स जीरो होगा तो फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन, ये पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिखा हुआ है। हम दो क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट जीरो तब आएगा जब कोई इनमें से कोई एक जीरो। तो मास तो जीरो नहीं होता, तो पार्टिकुलर मास जीरो नहीं होगा, इसलिए क्या होगा? एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है। तो एक्सेलरेशन को हमने जीरो पुट किया, यानी कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए कंडीशन होता है कि वो सिस्टम का एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए।
अगर सिस्टम का एक्सेशन जीरो नहीं होगा तो इनर्शियल नहीं कहा जाएगा। ध्यान रहे कंडीशन अगर आपको पूछे कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कंडीशन क्या है, तो कोई भी सिस्टम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तभी कहा जाएगा जब उसका एक्सेलरेशन क्या हो, जीरो, यानी सिस्टम एक्सेलरेट ना करे, यानी नॉन एक्सेलरेटेड हो। अब सेकंड पे आते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो जस्ट उल्टा उसका, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जस्ट उल्टा हो जाएगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिफाइन कैसे करेंगे आप लोग, न्यूटन से लॉ क्या होगा, होल्ड नहीं होगा। होल्ड नहीं होगा तो ऐसा सिस्टम जो न्यूटन से लॉ ऑफ मोशन को होल्ड ना करे, यानी न्यूटन से लॉ ऑफ मोशन अप्लीकेबल ना हो सिस्टम के लिए, तो क्या बोलेंगे उसको, नॉन इनर्शियल बोलेंगे। अब जब न्यूटन से लॉ ऑफ मोशन होल्ड नहीं होगा तो न्यूटन से लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए किसी भी बॉडी पे, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे न्यूटन से लॉ नहीं लगेगा तो फोर्स जीरो नहीं होगा। जब फोर्स जीरो नहीं होगा तो मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो नहीं होगा। तो ये जीरो नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं होगा, यानी एक्सेलरेशन क्या होगा, वो जीरो नहीं होगा। जब एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा तो इसको मतलब एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा मतलब क्या, एक्सेलरेशन होगा यानी एक्सेलरेट करेगा सिस्टम। जब सिस्टम एक्सेलरेट करेगा इसको क्या बोलते हैं, एक और नाम से एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कि ऐसा सिस्टम जो एक्सेलरेट करे, यानी जिसका एक्सेलरेशन हो, उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसमें न्यूटन से लॉ क्या एप्लीकेबल नहीं होता। अब एग्जांपल पे आते हैं। तो एग्जांपल में जानते हैं जितने भी बॉडी एक्सेलरेट करे सब क्या है, नॉन एक्सेलरेशन। तो बहुत सारे एग्जांपल है, आप जानते हैं। तो आगे चलते हैं। तो ये एक्सेलरेटेड और नॉन एक्सेलरेटेड हो गया। ये एक्सेलरेटेड है, इससे पिछला वाला क्या था, नॉन एक्सेलरेटेड। और जो नॉन एक्सेलरेटेड होता है उसी को हम लोग क्या बोलते थे, गैलीलियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं या न्यूटोनियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। पहला जो था एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसी को न्यूटोनियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं और गैलीलियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं। 3 नामों से जाना जाता है उसको, 4 नामों से, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फिर नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, न्यूटोनियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस और गैलीलियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। 4 नामों से जाना जाता है। पिछला यानी एक्सेलरेटेड, सॉरी नॉन एक्सेलरेटेड यानी इनर्शियल, और नॉन इनर्शियल का एक और नाम था, क्या था, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जितने भी एक्सेलरेट करते हो, जैसे अर्थ खुद एक्सेलरेट करता है, उसका भी एक्सेलरेशन होता है अर्थ का, तो अर्थ का जो है वो कौन सा सिस्टम हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। अब आगे चलते हैं, हम लोग पढ़ेंगे अब लोग गैलीलियन ट्रांसफॉर्म। मेन टॉपिक पे आते हैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्म। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हमारा ये, इसको समझना बड़ा मुश्किल है, समझिएगा। बहुत बेसिक से एकदम 0 लेवल से समझाऊंगा, समझिएगा। गैलीलियन ट्रांसफॉर्म क्या होता है, तो इसको पहले थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं हम लोग। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्म क्या होता है, बेसिकली ये ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करना, बस ये ट्रांसफॉर्म होता है। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करना, ये ट्रांसफॉर्म होता है। एक इनर्शियल सिस्टम को दूसरे इनर्शियल सिस्टम में चेंज करना। चेंज क्या करते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेट को चेंज करते हैं। क्योंकि हम लोग मोशन अभी पढ़ रहे थे, मोशन इनर्शियल और नॉन इनर्शियल पढ़ने से पहले हमने मोशन को यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिफाइन किया था। तो उसमें मैंने क्या बताया था कि कोई भी बॉडी मूव करता है तो उसके मोशन को डिस्क्राइब करते हैं, तो एक कोऑर्डिनेट एक्शन। ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आपको कोऑर्डिनेट को चेंज करना होता है। तो हम पहले सिस्टम को देख लेते हैं, सिस्टम क्या होगा। 2 सिस्टम बनाएंगे, दोनों इनर्शियल होंगे, दोनों में कोऑर्डिनेट हमको रिलेट कराना है, एक दूसरे से इंटरचेंज कराना है, तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्म निकल जाएगा। तो बहुत आसान है इसको समझने के लिए, ये कैसे सिस्टम टू सिस्टम चेंज हो रहा है, ट्रांसफॉर्म कैसे हो रहा है, इसको समझेंगे, थोड़ा समझिएगा। अच्छा, क्या चेंज करेंगे हम लोग, मालूम, पोजीशन चेंज
एक सिस्टम कोऑर्डिनेट मतलब पोजीशन एक्स वाई जेड, तो पोजीशन भी हो साथ में, पोजीशन कब चेंज होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो एक सिस्टम के कोऑर्डिनेट में आपके पास पोजीशन कोऑर्डिनेट साथ में टाइम कोऑर्डिनेट भी आएगा। यानी कि अब पोजीशन के साथ जब हम टाइम को भी रखते हैं, यानी किसी पार्टिकल का पोजीशन चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मोशन जानते हैं, लेकिन हम जब कोऑर्डिनेट उसको लिखते हैं तो बेसिकली अभी पिछले क्लास में या जितने भी पढ़े होंगे आप लोग एक्स वाई जेड ही पढ़े होंगे। ये कोऑर्डिनेट हो गया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, यानी स्पेस में मोशन हो रहा है। लेकिन अगर इसी के साथ इसमें एक अगला कोऑर्डिनेट, चौथा डायमेंशन टाइम अगर हम लोग लिखते हैं ऐसे कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, तो इसको हम लोग बोलते हैं इवेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इवेंट। इवेंट क्या होता है? कोई भी अकरेंस को हम लोग इवेंट बोलते हैं, या कह सकते हैं कोई भी इंसिडेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इवेंट बोलते हैं। कोई भी इंसिडेंट अगर अकर कर रहा है, कोई भी इंसिडेंट अगर अकर हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं इवेंट। और कोई भी इंसिडेंट मतलब कोई भी घटना होती है तो वह टाइम के साथ होती है, इसलिए हम पोजीशन यानी कोऑर्डिनेट भी लिख रहे हैं, यानी पोजीशन कोऑर्डिनेट और साथ में टाइम भी लिख रहे हैं, तो इसको बोलेंगे इवेंट। यानी कि अगर हम कोऑर्डिनेट यानी पोजीशन कोऑर्डिनेट को टाइम के साथ अगर लिखे तो हम क्या बोलते हैं? उसको इवेंट। तो ये जानते रहिए इवेंट। अब हमेशा इवेंट का ही नाम आएगा। अब यानी कि इसी इवेंट को चेंज करना है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, यानी एक्स वाई जेड टी किसी एक सिस्टम इनर्शियल सिस्टम में कोऑर्डिनेट है यानी किसी इवेंट का, तो सेकेंड में क्या होगा? एक्स डैश वाई डैश जेड डैश या टी डैश, तो उसका वैल्यू इसके फॉर्म में मिलेगा या नहीं मिलेगा, यही आपको देखना है। यानी कि एक्स वाई जेड इंटू टी ये अब कोऑर्डिनेट आपका कहलाएगा, जिसमें टाइम भी होगा। ये स्पेस कोऑर्डिनेट इतने को बोलते हैं, इतने को हम लोग बोलते हैं स्पेस कोऑर्डिनेट। अब इसको क्या बोलते हैं? टाइम कोऑर्डिनेट। तो स्पेस और टाइम कोऑर्डिनेट को जब साथ में लिखते हैं तो उसको बोलते हैं इवेंट। यानी कोई भी इंसिडेंट अकर हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? इवेंट। कोई भी इंसिडेंट अकर होता है टाइम के साथ ही होता है, इसलिए हम उसको क्या बोल देते हैं? इवेंट बोल देते हैं। इतना बात क्लियर हुआ। अब इसके बाद मेन टॉपिक्स पे आते हैं। ये सब बेसिक चीज है, एकदम ध्यान से समझेंगे, जीरो लेवल के साथ बहुत आसानी से ट्रांसफॉर्म क्लियर होगा। ध्यान से, बहुत ध्यान समझिएगा। गैलीलियन ट्रांसफॉर्म और साथ में एक और आएगा लॉरेंज ट्रांसफॉर्म। मैं यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है पहले ये बता दूंगा। अभी गैलीलियन ट्रांसफॉर्म क्या होता है ये मैंने बताया कि एक इनर्शियल सिस्टम के कोऑर्डिनेट को दूसरे इनर्शियल सिस्टम के कोऑर्डिनेट को चेंज करना, यानी एक्स वाई जेड और टी को एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश में चेंज करना है कि क्या वैल्यू होगा, इसको हम बोलेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्म। और गैलीलियन फेल हो गए थे, लॉरेंज फिर आए थे, तो लॉरेंज और गैलीलियन में क्या रिलेशन है यहाँ पे आप बड़े अच्छे जाने, भले लॉरेंज को जाने या ना जाने लॉरेंज ट्रांसफॉर्म क्या होता है, लेकिन यहाँ से आप जरूर जान जाएंगे कि लॉरेंज और गैलीलियन में डिफरेंस क्या था। तो समझेंगे पहले गैलीलियन को, फिर उसके बाद लॉरेंज को समझेंगे। ये मान लेते हैं कि कोई रूम है, रूम का कोई दो वाल है, ठीक है, दो दीवार है यहाँ पे, और इसी रूम के बीच में ये कोई पर्सन है, पर्सन मतलब ऑब्जर्वर, यानी जो कि एक्टिविटी को मेजर करेगा, जो एक्टिविटी यानी जो इवेंट हो रहा है उसको ऑब्जर्व करेगा, ये ऑब्जर्वर है। इसको हम बोलते हैं ये ऑब्जर्वर ओ है। ओ जब भी लिखा जाए उसका मतलब ऑब्जर्वर होगा, और वो कहाँ लोकेट करेगा? ओरिजिन पे लोकेट करेगा, रेफरेंस पॉइंट पे। इसी पे ऑब्जर्वर मैं दिखा देता हूँ, इस हाथ पैर इसका बना देता हूँ, हाथ लंबा हो गया पैर छोटा, एडजस्ट कर लेंगे। तो ये ऑब्जर्वर, अब ये मैं मान रहा हूँ कि ये दोनों वाल के मिड पॉइंट पे है, यहाँ से इसका डिस्टेंस और यहाँ से इसका डिस्टेंस इक्वल है। अब ये एक सिस्टम हुआ, इस सिस्टम को मान लूंगा यस, ये पहला इनर्शियल सिस्टम हुआ। सेम वही रूम है, वही दीवार है दोनों, और वही पोजीशन है, ये ओ डैश है लेकिन सिस्टम दूसरा है इनर्शियल ही लेकिन दूसरा सिस्टम है। ये सिस्टम पहला सिस्टम इनर्शियल, ये भी सिस्टम है इनर्शियल, ये दूसरा सिस्टम डैश से दिखाया गया है। और यहाँ पे भी एक ऑब्जर्वर है जो एक्टिविटी को ऑब्जर्व करेगा। अब ध्यान देंगे, मैं कुछ कंडीशन रख रहा हूँ समझाने के लिए, होता है कि नहीं होता है।
ये नहीं दिमाग रखें, केवल समझाने के लिए। अब इसी एग्जाम्पल को मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस में दिखाऊंगा तो समझने में थोड़ा आसानी होगी। अब इन दोनों ऑब्जर्वर को मैं कुछ इंस्ट्रक्शन दूंगा, ठीक है, इन्हें इंस्ट्रक्शन दूंगा ऑब्जर्वेशन क्या करना है, कैसे करना है। तो मैं इसको बोल रहा हूं कि तुम 2 बॉल लो, एक बॉल को इस दीवार में फेंको, एक बॉल को इस दीवार पे फेंको। मैं क्या कह रहा हूं इसे कि 2 बॉल लो, एक को इधर फेंको, एक को इधर फेंको, सेम वेलोसिटी से फेंकना है। इधर भी वेलोसिटी बॉल की सेम, इधर भी वेलोसिटी बॉल की सेम। अब बॉल को फेंक के तुम नोट करो कि टाइम यहां से बॉल इस वॉल को, दीवार को जब स्ट्राइक करेगा तो कितना टाइम आएगा। फिर जो बॉल इधर फेंके हो वह जब इस बॉल से स्ट्राइक करेगा तो कितना टाइम लगा, यानी आपको टाइम मेजर करना है। तो मैंने इसको बोल दिया कि तुम इधर बॉल को फेंको v वेलोसिटी से, फिर एक बॉल को इधर फेंको सेम v वेलोसिटी से, और तुम टाइम नोट करो। यहाँ पे मान लेता हूँ t1 टाइम तुमने नोट किया, यहाँ पे मान लेता हूँ t2 टाइम तुमने नोट किया। तो यह ऑब्जर्वर क्या पाएगा कि अगर सेम वेलोसिटी, डिस्टेंस तो सेम ही है दोनों के लिए और वेलोसिटी दोनों के लिए सेम है, तो आप जानते हैं टाइम इक्वल टू क्या होता है। अगर यह डिस्टेंस मैं मान लूँ क्या मान लेता हूँ ये मान लेता हूँ ये डिस्टेंस a है, दोनों डिस्टेंस बराबर है, मैं मान लेता हूँ ये a डिस्टेंस है। अब यह ऑब्जर्वर जब बॉल को फेंका दोनों दीवार की तरफ, सेम वेलोसिटी से, सेम डिस्टेंस पे वॉल है, तो टाइम कितना लगेगा, सेम ही लगेगा। वैसे भी निकाल लेते हैं टाइम t1 इक्वल टू वेलोसिटी पता है, डिस्टेंस टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। t2 भी ऐसे निकाल लेते हैं, डिस्टेंस a अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस भी सेम है, वेलोसिटी भी सेम है, तो ऑब्वियसली रिजल्ट भी सेम आएगा। तो इसका कहने का मतलब t1 इक्वल टू t2 हो गया। कौन सा ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है, जो खुद एक्टिविटी करा रहा है, इसने बॉल को फेंका और नोट किया टाइम को। अब यही जो ये एक्टिविटी तो ये कर रहा है, इसने ऑब्जर्व किया यह सिचुएशन कि दोनों के लिए टाइम सेम है। अब यह ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व करेगा कि यह जो बॉल फेंका उसका टाइम क्या है, तो यह भी देखेगा इसको, तो यह भी नोट करेगा डिस्टेंस तो सेम ही है, वेलोसिटी सेम है, तो टाइम भी क्या होगा, सेम ही होगा। यानी t1 इसको ले डैश t1 डैश बराबर t2 डैश। यानी यह भी ऑब्जर्व किया कि हाँ भैया यह भी समय क्या है, t1 लगा यहाँ तक पहुंचने में t1, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस सेम है। मैं यहाँ से देख रहा हूँ, ऑब्जर्व करो, ये डिस्टेंस सेम है, वेलोसिटी से सेम वेलोसिटी तुमने बॉल थ्रो किया है, तो दीवार से स्ट्राइक करने में दोनों बॉल दीवार से जब स्ट्राइक करेंगे तो सेम टाइम लेंगे। इसने भी बोल दिया हाँ सेम टाइम लेंगे, ये भी ऑब्जर्व कर लिया। अब बात यहाँ तक तो क्लियर है कि नहीं, दोनों के लिए टाइम सेम है, यही लॉरेंट ट्रांसफॉर्म है। अभी मैंने इसमें पोजीशन कोऑर्डिनेट नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं दिखाया, मैं बाद में भी दिखाऊंगा यही। अब लेकिन कंडीशन अभी देख रहे हैं कि ये पूरा सिस्टम, ये बॉक्स जो बना है, यानी जो रूम है, दोनों का रूम अभी रुका हुआ है, रेस्ट में है। यानी रूम की वेलोसिटी क्या है, यानी सिस्टम क्या है, रेस्ट में है। दोनों इनर्शियल सिस्टम रेस्ट में है, मूव नहीं कर रहे हैं, तब दोनों के लिए टाइम सेम आया है। अब क्या करता हूं मैं सेकंड केस में कि पहले वाले सिस्टम को मूव करा देता हूं, कितनी वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से। कितनी वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से सिस्टम को मूव करा दिया। मतलब ये वाला सिस्टम दौड़ के भागने लगा और इसी दीवार के बीच, इसी रूम में अभी भी कहाँ पे, ओरिजिन पे, यानी रेफरेंस पॉइंट पे कौन है, ऑब्जर्वर है। इस रेफरेंस पॉइंट पे ऑब्जर्वर फिर है, अभी वो कहीं नहीं गया, बीच में ही है। उसके हाथ में 2 बॉल फिर है अभी, और मैं उसको बोल रहा हूँ फेंक बॉल को, किधर फेंकेगा, दोनों दीवार की तरफ। कितनी वेलोसिटी से, अभी भी कंडीशन वही, रिस्ट्रिक्शन है, सेम वेलोसिटी से फेंकना होगा और तुमको बीच में रह के फेंकना होगा। वही कंडीशन में, कंडीशन चेंज, कंडीशन केवल एक चेंज हो रहा है कि जिस रूम में ये है, यानी जिस इनर्शियल सिस्टम ये है, वो इनर्शियल सिस्टम ही मूव कर रहा है। और किस वेलोसिटी से, u कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा तो एक्सेलरेट करेगा ना, तब कहाँ से इनर्शियल होगा।
तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से पूरा सिस्टम क्या कर दिया, मूव कर दिया। लेकिन मैंने इस ऑब्जर्वर को बोला कि तुमको बीच में रह के ही बॉल को फेंकना है सेम वेलोसिटी से, तो इसने फिर से बॉल को इधर फेंका v वेलोसिटी से, इसको इधर फेंका v वेलोसिटी से, और ये ऑब्जर्व किया टाइम को। फिर से टाइम, ये देखिए डिस्टेंस a पहले जैसा ही है दोनों तरफ। फिर से ये टाइम नोट किया, पहले दीवार के लिए t1, दूसरे दीवार के लिए t2, दोनों सेम ही आएगा क्योंकि डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी दोनों के लिए सेम है, तो सेम टाइम आएगा इधर के लिए भी और इधर के लिए भी टाइम सेम आया। लेकिन अब क्या होगा, मैं इसको बोल रहा हूँ चल अब तू बता उसके लिए टाइम क्या होगा। तब ये क्या करेगा, इसको ऑब्जर्व करेगा किधर जा रहा है, ये मोशन में है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो जब ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो जरा सा ध्यान देना कि जब पूरा सिस्टम मूव करेगा, जब सिस्टम मूव कर रहा है u वेलोसिटी से उस डायरेक्शन में, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, आपको मालूम होगा ऑप्टिक्स पढ़े होंगे, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपसे दूर जा रहा है तो वह छोटा दिखाई देता है, जब पास आ रहा है तो बड़ा दिखाई देता है। तो जब यह दूर जाएगा तो यह क्या करेगा, ये तो यहाँ पर रुका नहीं, इससे दूर ये न जा रहा है, जब यह सिस्टम इससे दूर जा रहा है तो दूर वाला पॉइंट ये होगा, ये क्या हो जाएगा छोटा, और यह क्या हो दिखाई देगा इसको बड़ा। ऑब्जर्व करा, ऑब्जर्वेशन, ये क्या महसूस करेगा वही हमको कैलकुलेट करना है, भले कितना हो। अब यह मोशन में हो गया तो इससे जो दूर वाला डिस्टेंस लेंथ होगा वह सकरा दिखाई देगा, छोटा दिखाई देगा, और जो पास वाला होगा वो पीछे वाले से क्या होगा बड़ा। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर जाता है तो एंगल क्या होता है, घटता जाता है, आई का एंगल घटता जाता है, ऑब्जेक्ट छोटा होता जाता है, और जब वही ऑब्जेक्ट नज़दीक आता है तो एंगल बढ़ जाता है, ऑब्जेक्ट बड़ा दिखाई देता है। तो यानी कि जब यह मूव करेगा, इससे दूर जाएगा तो यह वाला लेंथ इसको छोटा दिखाई देगा और यह वाला लेंथ बड़ा दिखाई देगा। जब यह वाला लेंथ क्या दिखाई देगा छोटा, ये क्या है वेलोसिटी भी है। अब देखिए ये वेलोसिटी इधर रूम पूरा इधर खिसक रहा है, बॉल भी मैंने इधर फेंक दिया, तो आपको मालूम होगा मोशन पढ़े हैं रिलेटिव मोशन, तो जब सेम डायरेक्शन में मोशन होता है तो रिलेटिव वेलोसिटी घट जाती है। ठीक है, दोनों को घटा के लिखते हैं। और जब अपोजिट डायरेक्शन में मोशन होता है तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या करते हैं, ऐड करके निकालते हैं। ये क्लास 11th में पढ़े होंगे और मैं 11th के बेसिस से ही पढ़ा रहा हूँ। तो ध्यान देना कि जब ऑब्जेक्ट, ये 12th में ऑप्टिक्स में पढ़े होंगे कि जब ऑब्जेक्ट दूर जाता है तो एंगल छोटा हो जाता है, ऑब्जेक्ट छोटा दिखाई देता है। अगर ऐसे जा रहा है तो इसका लेंथ भी छोटा दिखाई देगा, अगर ऑब्जेक्ट नज़दीक आ रहा है तो बड़ा दिखाई देता है। तो इसके रेस्पेक्ट में यह अपने पोजीशन को दूर चेंज कर रहा है, दूर जा रहा है व्यू कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो यह वाला लेंथ इससे दूर है तो ये छोटा दिखाई देगा, यह वाला लेंथ क्या दिखाई देगा बड़ा। इसके कंपैरिजन पहले से बड़ा नहीं कि हाँ पहले 2 मीटर का ही लेंथ है, नजदीक आ गया तो 4 मीटर हो गया, ऐसा इसके कंपैरिजन अगर 2 लेंथ है, ये वाला दूर है तो इससे ये छोटा दिखाई देगा बस। तो यह वाला लेंथ इसको बड़ा दिखाई देगा, यह वाला इससे छोटा दिखाई देगा। अब यह बॉल फेंक रहा है दोनों तरफ से, ऐसे मैंने कहा बॉल फेंको, वो बॉल फेंका, रूम इधर मूव कर रहा है, बॉल भी जो इधर गया, ये वाला जो बॉल मूव किया यह सिस्टम के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक ही डायरेक्शन, जिधर सिस्टम उधर ये, तो इसकी जो वेलोसिटी v है वो v ना होके क्या हो जाएगा v माइनस u। सिस्टम की वेलोसिटी और बॉल की वेलोसिटी घटाएंगे, जो बड़ा होगा उसी में से घटाएंगे, तो v माइनस यू हो गया, मतलब वेलोसिटी बॉल की क्या हो गई घट गई। वेलोसिटी, डिस्टेंस भी तो घटा था सेम रेशियो में, वेलोसिटी भी घटा, डिस्टेंस भी घटा है पहले से। तो यहाँ पे जो टाइम मिलेगा, यह सिस्टम तो बताएंगे टाइम दोनों सेम है यहाँ के। जब ये मोशन किया इसके अंदर, यही सी ऑब्जर्वर से मैंने पूछा तुम बॉल फेंके हो, तो बोला कि हाँ बॉल फेंके, मैंने बोला कब टकराया दोनों, बोला सेम टाइम में टकराया। लेकिन यही कंडीशन मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि तुम बताओ कितने टाइम में टकराया ये पहला बॉल, तो ये बोला कि मैं बता रहा हूँ पहला बॉल t1 डैश कितने टाइम में टकराएगा, डिस्टेंस जो कि पहले से कम हो गया, मान लेते हैं a डैश हो गया है, ठीक है, a डैश अपान a डैश क्या a क्या है पहले से कम है, यानी यहाँ पे डिस्टेंस जो होगा वो पहले से कम है, क्यों, क्योंकि इससे दूर है, डिस्टेंस कम है ये, और वेलोसिटी कितना है v माइनस यू जो कि पहले से कम है,
तो पहले से कम वेलोसिटी है। तो यानी अब इसको मैंने सॉल्व किया, मैं मान लेता हूँ कि ये टी आ गया सॉल्व करने में। अब इस बॉल को इस वॉल से स्ट्राइक करने में टी टाइम लग गया, वेलोसिटी भी घट रहा है, साथ में डिस्टेंस भी घट रहा है, डिवाइड करेंगे हो सकता है पहले जैसा ही, मैं मान लेता हूँ इसको टी आ गया। अब देखिए, अब मैंने बोला कि दूसरा बॉल चल फेंक, तो ये दूसरा बॉल फेंक दिया इधर। अब ये बॉल इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी मूव करा, पूरा सिस्टम आपका इस डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनका रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v प्लस यू जुड़ जाएगा। अब यह इस ऑब्जर्वर की क्या है, नजदीक है, तो यह डिस्टेंस को कैसा दिखाई देगा, बड़ा दिखाई देगा। तो यह डिस्टेंस बड़ा है, वेलोसिटी भी बड़ा है, तो t2 डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा ग्रेटर देन ए होगा, सॉरी डिस्टेंस ग्रेटर देन ए पहले से बड़ा, और ये क्या हो गया v प्लस यू, वेलोसिटी भी तो पहले से बढ़ गया, पहले से डिस्टेंस भी बढ़ गया, पहले से वेलोसिटी भी बढ़ गया। तो यानी यह भी क्या है, सेम रेशियो में घट भी रहा था, सेम रेशियो में बढ़ भी रहा था, इसको भी सॉल्व करके आएगा टी। कहने का मतलब कि t1 डैश इक्वल टू t2 डैश, यानी इस कंडीशन में क्या था, दोनों सिस्टम इनर्शियल थे। एक सिस्टम में मैंने ऑब्जर्वर को रखा ओरिजिन पे यानी रेफरेंस पॉइंट पे, उसके हाथ में दो बॉल मैंने दिया, मैंने क्या चल फेंक दे, दोनों बॉल को सेम वेलोसिटी फेंका, सेम डिस्टेंस पे वॉल है वहां पे, तो टकराया सेम टाइम पे। इससे मैंने पूछा कि क्या दोनों सेम टाइम पे टकरा रहे हैं, तो बोला हाँ सेम टाइम पे टकरा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, वेलोसिटी सेम है, तो सेम टाइम लगेगा दोनों दीवार तक पहुंचने में। अब मैंने क्या बोल दिया, इस पूरे सिस्टम को मैंने मूव करा दिया कांस्टेंट वेलोसिटी यू से। अब बाकी अंदर कंडीशन वही सब है, अभी भी ये मिड पॉइंट पे है ऑब्जर्वर, दो बॉल इसके हाथ में, मैंने कहा चल बॉल फेंक, तो इन्होंने एक बॉल इधर फेंका, एक बॉल इधर फेंका। जब ये बॉल इधर फेंका तो इसी डायरेक्शन में सिस्टम भी मूव कर रहा था, एक ही डायरेक्शन में जब ऑब्जेक्ट मूव करते तो उनका रिलेटिव मोशन होता है, तो उनके बीच में जो वेलोसिटी होता है वो घट जाती है, तो घटा के निकालते, तो वेलोसिटी कितना हो गया v माइनस यू इस बॉल का। अब देखिए ऑप्टिक्स में पढ़ाया जाता है कि जब ऑब्जेक्ट दूर जाता है तो छोटा दिखाई देता है, तो यह इतना लेंथ इससे दूर जा रहा है, तो ऑब्जर्व तो ये कर रहा है ना, ये तो ऑब्जर्व कर लिया है कि नहीं t1 t2 दोनों बराबर होगा अंदर, लेकिन ये पूरा सिस्टम मोशन में है, तो यह कैसे ऑब्जर्व करेगा, इसकी बात कर रहे हैं। तो यह ऑब्जर्व करेगा कि यह उधर जा रहा है, तो लेंथ है इसका छोटा होगा, अब वेलोसिटी पहले से ही छोटा हो गया है, तो लेंथ और यानी डिस्टेंस और वेलोसिटी दोनों क्या हो रहे हैं, सेम अमाउंट में रिड्यूस हो रहे हैं। तो हमने यहाँ पे t1 निकाला, डिस्टेंस फ्रॉम वेलोसिटी, डिस्टेंस पहले से घट गया है, वेलोसिटी पहले से घटा, v माइनस यू गया, पहले क्या था v था, अब v माइनस यू गया, पहले डिस्टेंस क्या था a था, अब नहीं ऐसे छोटा है, मैंने सॉल्व किया, ये मान लेता t आ गया। फिर मैंने इसको बोला कि चल दूसरा बॉल फेंक दे तू, तो ये दूसरा बॉल फेंका दूसरे दीवार की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है पूरा सिस्टम, उधर ये इधर है, तो रिलेटिव मोशन जब अपोजिट डायरेक्शन में होता है तब हम यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं तो जोड़ देते हैं, और ये सिस्टम खुद इधर है तो इसको क्या दिखाएगा, बड़ा दिखाई देगा, वेलोसिटी भी बढ़ रहा है, उसी अमाउंट में क्या बढ़ रहा है, उसी प्रोपोर्शन में डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, तो दोनों को सॉल्व करेंगे फिर से क्या आ जाएगा टी। यानी कि इस सिस्टम से मैंने पूछा इस ऑब्जर्वर से कि क्या चल बता कि उसमें टाइम का क्या इफेक्ट हो, बोला कि नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं, जैसा पहले था वैसा ही अब है, यानी कि जो उस रूम में बैठा वो जितना टाइम महसूस कर रहा है उतना हम भी महसूस करेंगे, यानी सिस्टम मूव करे तो भी टाइम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसी को बोलते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्म, यानी कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्म में टाइम चेंज नहीं होता, चाहे इनर्शियल सिस्टम मूव करे या ना करे, जो कि यही सबसे बड़ा फॉल्ट था गैलीलियन ट्रांसफॉर्म। बाकी अभी कोऑर्डिनेट कैसे चेंज होगा वो बताएंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, लेकिन मेन काम क्या था इनका मेन जो फेल्योर था वो था टाइम को, इसलिए टाइम को मैं समझा, और यही जब फेल हो जाते हैं वो तब आते हैं लॉरेंज। तो इन्होंने क्या बोल दिया कि सिस्टम है, दोनों इनर्शियल सिस्टम है, अगर एक सिस्टम इनर्शियल सिस्टम अगर मूव कर रहा है तो उसके टाइम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो उस सिस्टम में टाइम होगा वहीं बाहर भी टाइम होगा, जबकि ऐसा नहीं होता। आइंस्टीन बताया है ना टाइम डायरेक्शन थ्योरी, जो मूव करेगा टाइम स्लो हो जाएगा, ठीक है, टाइम पहले जैसा नहीं रहता। तो अब लॉरेंज क्या बोले, लॉरेंज बोले कि नहीं भैया आप गलत बोल रहे हैं, मैंने डिराइव किया है जैसे ही सिस्टम कोई मूव करेगा तो उसका टाइम स्लो हो जाता है, यानी टाइम वेरी करता है, मोशन पे डिपेंड करता है। अगर मोशन हो रहा है अब बॉडी में तो बॉडी के यानी जो सिस्टम मूव करेगा उस सिस्टम का टाइम कुछ और होगा रिलेटेड टू अदर, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जो t1 डैश इक्वल टू t2 डैश है वह कभी भी बराबर नहीं होगा किसके, इसके, यानी कि यहाँ पे जो टाइम यह ऑब्जर्वर इस रूम में महसूस करेगा
वही टाइम यह ऑब्जर्वर दूसरे रूम से महसूस नहीं करेगा, लेकिन ये कंडीशन बता रहा है करेगा, जो कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्म में है। लेकिन लॉरेंज क्या बोलता है कि टाइम क्या करेगा, वेरी करेगा, यानी टाइम चेंज होगा अगर सिस्टम क्या करे, मूव करे। तो कितना चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, वो हम आगे पढ़ेंगे, आइंस्टीन फार्मूला भी पढ़ेंगे तब। ठीक, तो इतना समझ में आया, हमें लगता है समझ में आएगा। अब इसी फिगर को माइंड में रख के अब देखिए हम कैसे फिगर को समझाते हैं, जो रियल फिगर है। आते हैं अब लॉरेंज गैलीलियन पे, बहुत आसान है।